अब बात महामारी के दौर में सबसे बड़े मरहम की। यह मरहम सुप्रीम कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत के बाद दिए जाने वाले मुआवजे पर सारी दुविधाओं को दूर कर दिया है। साफ कहा है कि कोरोना से मौतों पर मुआवजा देना ही होगा। कोरोना से हुई मौत पर सुप्रीम मरहम। कोरोना से मौत पर मिलेगा मुआवजा। केंद्र सरकार तय करे मुआवजे की राशि। 6 हफ्ते में एनडीएमए तैयार करे गाइडलाइन। महामारी पर सुप्रीम मुआवजा। कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि उन लोगों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को ये कहा कि ऐसे परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार एक गाइडलाइन बनाए और उस गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ये तय करे कि ऐसे परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि दी जा सकती है। ये उन तमाम परिवारों के लिए मरहम है जिनके आंसू सूख नहीं रहे। कोरोना महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया, अब उन लोगों को सरकारी मुआवजा मिलेगा। कोर्ट ने साफ कहा है, कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं। सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे की रकम कितनी होगी ये सरकार तय करे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तय करे। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये भी निर्देश दिया है कि कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो। जिन लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है उनके परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सरकार कोई आसान सी गाइडलाइन बनाए। बता दें कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं की ओर से अपील की गई थी कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारी याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार को यह डायरेक्ट किया है कि 6 वीक के अंदर अंदर आप ये डिसाइड करें कि मुआवजा राशि कितनी होगी और कैसे दिया जाएगा। इस तरह की गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए बोला है। कोरोना की पहली लहर में जान गंवाने वालों को मुआवजा दिया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। मुआवजा देने के बजाय सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस करने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने मानवता के हक में फैसला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक सवाल है, ड्रोन के पीछे कौन? सवाल इसलिए क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा है, जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़ा है, घाटी में लौट रहे लोकतंत्र से जुड़ा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर पहली बार विधानसभा के लिए चुनाव की राह पर है। फिर आतंकी गैंग सिर उठा रहा है, बार बार साजिश का ड्रोन उड़ा रहा है। जब दाल नहीं गली तो डरा रहा है। ड्रोन के पीछे कौन? इस सवाल पर विचार करने से पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की हैं, जहां ड्रोन अटैक के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खबरों के मुताबिक अब दुश्मनों के ड्रोन्स की खैर नहीं। ऐसे किसी भी ड्रोन अटैक से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और जैमर आदि को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा एंटी ड्रोन गन्स की भी तैनाती की गई है। इन अस्त्रों से किसी भी संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया जाएगा। बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में रविवार को ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जम्मू के सैन्य इलाकों में लगातार ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार तड़के कालूचक और कुंजवानी इलाके में 2 ड्रोन देखे जाने की सूचना है। इससे पहले भी दोनों इलाकों में सोमवार और फिर मंगलवार देर रात ड्रोन देखा गया था। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद सैन्य इलाकों में अलर्ट जारी है। गृह मंत्रालय हमले की जांच एनआईए को सौंप चुकी है और जांच का काम जोरों पर है। जांच अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ड्रोन से गिराई गई विस्फोटक सामग्री आरडीएक्स और अन्य रसायनों के मिश्रण का उपयोग कर बनाई गई हो सकती है, लेकिन इस बारे में अंतिम पुष्टि होने का इंतजार है। लेकिन सूत्रों की माने तो इस ड्रोन आतंक के पीछे आईएसआई का हाथ है।
बिना किसी आतंकी संगठन की मदद के आईएसआई ने जम्मू ड्रोन हमले को अंजाम दिया। हमले में इस्तेमाल हुआ ड्रोन सीमा पार से कंट्रोल हुआ। सीमा पार से घुसपैठ की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। उनके खात्मे का काम भी जोरों पर है। सुरक्षा बलों ने बुधवार को भी एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक अन्य आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। सालों से घाटी में सक्रिय आतंकियों को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही ट्रेनिंग देती आई है। वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि कश्मीर में फिर से अमन चैन बहाल हो और वहां विधानसभा चुनाव कराने लायक माहौल बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात बदलाव की। नए महीने की शुरुआत से यानी गुरुवार से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत खाते से जुड़े नियम, कैश निकालने के नियम और बैंक के आईएफएससी कोड तक बदलने वाले हैं। ऐसे में इन नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आईडीबीआई एसबीआई से निकासी हो जाएगी महंगी। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया आईएफएससी। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में कटौती। जुलाई आई, बदलाव लाई। गुरुवार से होने जा रहे बदलाव के इस गुणागणित को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बदलाव का असर सिर्फ आपके बैंक ही नहीं बल्कि आपकी बचत पर भी पड़ने जा रही है। अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हैं तो भी आपको इस बदलाव के बारे में जानना बेहद अहम है। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं और शुरू करते हैं बैंक से। एसबीआई के ग्राहकों को 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालने और चेक बुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट पर ये सभी नए नियम लागू होंगे। एसबीआई के एटीएम या फिर बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। 4 बार की निकासी के बाद कैश निकालने पर 15 रुपए और जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अब चेक बुक लेने के लिए भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। आईडीबीआई बैंक भी 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नगद जमा यानी होम और नॉन होम के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटाकर 5-5 बार कर दिया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही फ्री मिलेगी। 20 पन्ने के बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा, तभी सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर डिस्काउंट मिलेगा। सिंडिकेट बैंक चूंकि कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के आईएफएससी कोड बदले जा रहे हैं। तो सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नए आईएफएससी कोड लेना होगा। आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान होना अनिवार्य होगा। इससे अगर गहने चोरी हो जाएं या कहीं गुम हो जाएं और वो गलाए नहीं गए हों, तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है, तो मुमकिन है कि इस बार भी इसमें बदलाव हो। छोटी बचत यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम में ही आती है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी। हीरो स्कूटर और मोटरसाइकिल के एक्स शोरूम कीमतें 3,000 रुपए तक बढ़ा रहा है। वहीं मारुति के भी कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ने वाले हैं। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस 5% हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.1 था उसके 5% होने का मतलब है कि टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। और अब आखिरी बदलाव की बात जो खुश खबरी है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से भी टेस्ट दिया जा सकेगा।
टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि अस्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा में मॉनसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं ने राजस्थान में 7 दिन पहले एंट्री मारने वाले मॉनसून का रास्ता रोक दिया है और प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की गर्म हवा ने रोकी मॉनसून की राह। 10 दिन में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा मॉनसून। पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में तेज गर्मी। तय समय से 7 दिन पहले राजस्थान में एंट्री मारने वाला मॉनसून सुस्त पड़ गया है। कारण है पाकिस्तान में चल रही
गर्म हवा। पश्चिमी क्षेत्र से आ रही गर्म हवाओं ने न केवल मॉनसून की गति थामी है, बल्कि मरुधरा में गर्मी और उमस बढ़ा दी है। स्थिति ये है कि पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये गर्म हवा अभी आगे जारी रहेगी। बाकी पार्ट में जो है बारिश कम होगा, क्योंकि वीक मानसून चल रहा है, 5 दिन तक चलेगा एटलीस्ट, ठीक है ना। और जहाँ तक गर्मी हवा है, जब मानसून नहीं है तो गर्मी हवा टेम्परेचर बढ़ा है। हुआ यूं कि पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान से गर्म हवा का दौर जब शुरू हुआ है, मरुधरा में मॉनसून कमजोर पड़ने लगा है। पश्चिमी हवा की सक्रियता बढ़ने से दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र से जो हवाएं मॉनसून को आगे बढ़ाती हैं, उनका प्रभाव कम हो गया। इसी कारण मॉनसून पिछले 8 दिनों से एक जैसा है और गर्म हवा के कारण टोंक, झुंझुनू, बाड़मेर, चूरू, करौली, नागौर, जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। जो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, ये हीट वेव आज रहेगा, कल से शुरू हुआ है। और बाकी पंजाब जैसे 2-3 स्टेशन है, जो दक्षिण पंजाब या दक्षिण हरियाणा, राजस्थान में तो है ही है, 45 डिग्री चल रहा है। पाकिस्तान में चल रही गर्म हवाओं का असर मरुधरा के मौसम पर साफ देखा जा रहा है। वहीं जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में ऐसी स्थिति बन रही है कि मॉनसून मध्य राजस्थान से उत्तरी इलाकों की ओर बढ़ेगा। फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर में ही अटकी हुई है। अगले 4 दिन तक प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का असर बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।